दोस्तों 11 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं हम भूगोल विषय के। ओके, क्रम से दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 2 अंकी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर 3 अंकी वाले, फिर 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दूंगा। केवल आगे वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की तैयारी करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही आपका 5 नंबर का मानचित्र भी आता है, तो मानचित्र भी आपको मैं तैयार करवाने वाला हूँ। चलिए पहले हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपको तैयार है भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो प्रोफेसर फ्रीमैन एवं रॉफ के अनुसार भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करना तथा उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये क्या है? भूगोल की शाखाएं हैं। फिर सूर्य ताप किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। सूर्य ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है और यह अंतरिक्ष में लगातार ऊष्मा विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। इसी विकिरण से द्वारा पृथ्वी धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा को या ताप को हम क्या सूर्य ताप कहते हैं। किस प्रकार के जलवायु में तापांतर कम होता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए जैव विविधता वाला भी आपका ध्यान नहीं आना, तो इसके क्वेश्चन स्किप कर देना है। देखिए यहाँ वाले जो मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट वाले, इसमें सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर हैं। लेकिन अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में लास्ट के आपके जो अध्याय नहीं आने हैं, ओके, उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो मैंने छोड़ते जाऊंगा और आपको भी छोड़ देना है। बाकी जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सब क्वेश्चन मैं आपको फिर कवर कराऊंगा। ओके, भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तैयार कर लीजिएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तट का नाम है कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट का नाम है कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालवा तट इत्यादि। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है डेल्टा और ज्वारनाद मुख में अंतर। तो ये दिया हुआ है आपका डेल्टा और ज्वारनाद मुख में अंतर, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा क्रम से। इसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, तो इसे आपको तैयार कर रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो आपका दिया हुआ तैयार कर लिया, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य पर्वतमाला, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। फिर नेक्स्ट वेस्टिज छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो जब जल भारी हवाएं किसी पर्वत को पार करके अगले ढाल पर नीचे उतरती हैं तो इनका तापमान बढ़ जाता है और इनकी नमी शोषित करने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे ये वर्षा नहीं करती है। ऐसे क्षेत्र को क्या वेस्टिज छाया प्रदेश कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? 2 उपागम हैं आपके, एक क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम। भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। यानी हम भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है हमारा, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? तो जब किसी स्थान पर प्रचलित पवनों के विपरीत कुछ विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं तो उसे हम स्थानीय पवनें कहते हैं। तापमान के व्युत्क्रम या विलोमता किसे कहते हैं? तो तापमान के व्युत्क्रम को कोई आपको तैयार कर लेना है। फिर विदेशी प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है? बहुत सिंपल रहने वाला है, पढ़ते ही आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, समझाने का ज्यादा टॉपिक नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। फिर समुद्री तट में रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्य हैं आपके गोवा और कर्नाटक। तो भारत और चीन के बीच सीमा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये आपको तैयार कर रखना है, क्योंकि कोसी नदी बिहार के मैदानी क्षेत्र में अनेक बार अपना मार्ग परिवर्तित कर चुकी है। वर्षा काल में इसमें भीषण बाढ़ आती है, जिससे अपार जन धन की हानि होती है, इसलिए कोसी नदी को क्या है? बिहार का शोक कहा जाता है। नदी दौड़ी और जम संभार अंतर आपको तय करना है। इसके बाद जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायु दाब, हवाएं, आर्द्रता, मेघ और वर्षा, ये सभी क्या है? जलवायु के आपके तत्व रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट करना है भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भू आकृतिक विज्ञान, जैव भूगोल, ये सभी क्या है? आपकी भौतिक भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाएं, तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये रहने वाली मानव भूगोल की शाखाएं। ओस क्या होता है? तो जब आर्द्रता धरातल से ऊपर हवा में संग्रहण केंद्रों में पर संग्रहित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों में ठंडी सतहों पर पानी की बूंद की तरह जमा होती है, तो इस हम क्या ओस के नाम से जानते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो ये आपको तय करना है, और ये 2 क्वेश्चन अभी छोड़ देना है।
फिर भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें प्रमाणित मध्यांतर रेखा गुजरती है। तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां से आपके प्रमाणित मध्यांतर रेखा गुजरती है। हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। हिंद महासागर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? एक आपका श्रीलंका, दूसरा मालदीव। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट मालाबार तट का भाग है, अतः मालाबार तट से इसकी दूरी क्या है? 280 किलोमीटर है। इसलिए मालाबार तट के मैदानी भागों से होकर वह लक्षद्वीप के कम समय पहुंच जाएगा। पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ये घाट उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हैं। फिर अब केंद्रीय अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं, ये पढ़ के रखिएगा। सिंधु नदी का स्रोत क्या है और इसकी सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत के सिंगी खवावा झरने से निकलती हैं और सहायक नदियां आपको बताना है। तो कौन कौन सी हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे देख लेते हैं, झेलम, चिनाब और ब्यास है, सतलज। ओके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वन में आपको अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिए हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून वन में अंतर दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला वायु फैली हुई है। पृथ्वी के आसपास वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वन क्षेत्र तो वन आवरण में अंतर बताना है। वन क्षेत्र तो वन आवरण में आपका ये अंतर दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। तो भूगोल के 2 महत्व आपके दिए हुए हैं कि भूगोल क्या है? संसाधनों का अध्ययन कर हमें नियोजित ढंग से उपयोग करने के लिए दिशा देता है। बाकी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं? चक्रवात किसे कहते हैं? ये तैयार करके रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 2 राज्यों के नाम बताने हैं, जिसमें आपका रहने वाला है मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब अपवाय का आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाय एक ऐसे प्रतिरूप होंगे, वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप कहते हैं। अभी केंद्रीय अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं, ये पढ़ के रखना है। गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ के रखिएगा, यमुना, चंबल, रामगंगा, गोमती, महागंगा, सोन, घंगरा, ये सभी आपकी गणक कोसी गंगा की सहायक नदियां। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर रखना है। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। जलवायु कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक हिमालय की स्थिति, दूसरा उच्चावचन और तापमान। यह है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें और पहला है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए। वायुमंडल के संगठन को बताना है। तो वायुमंडल में क्या, कैसे, किस मात्रा में पाया जाता है, वो सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ेंगे तो आइए आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। ज्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं रहने वाला है, इसलिए मैं आपको क्या सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा। तुरंत ही आपको क्या स्क्रीनशॉट लेते जाना और एक बार क्या तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। उत्तर भारत के मैदान का क्या महत्व है, तो वो आपको दिया हुआ है। तो उत्तर भारत का मैदान भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान होने के साथ साथ घनी जनसंख्या वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का विस्तार समस्त देश के लगभग 1/3 भूभाग पर है और यह देश के लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान की रचना उर्वरक काप मिट्टी से हुई है, अतः कृषि संपन्न प्रदेश है। इस प्रदेश में क्या बहुत सी नदियां प्रभावित होती हैं, जिसमें अधिकांश हिमालय से निकलने वाली सदा वाहिनी नदियां हैं। इस प्रकार से दिए हैं उत्तर भारत के मैदान के महत्व, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या हैं? तो सामाजिक आर्थिक लाभ बताने हैं भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के। तो ये आपका दिया हुआ है, क्रम से आपको तैयार करना है, समझना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश भूकंप आते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनका वर्णन करना है। पहला है, 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, दिन की अवधि, सूर्य की विकिरणों की तेजछापन। इन पॉइंटों के आधार पर
बताया जा रहा है आपके सूर्य ताप को प्राप्त करने वाले कारक, यही आपके कारक रहने वाले हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, दिन में अवधि, सूर्य की किरणों का तिरछापन, बाकी इनको डिटेल से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर रखिएगा। इसके साथ ही भारत की नदियां, भारत की उत्तरी भारत की नदियों और दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर बताना है। भारत की उत्तरी नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में आपको अंतर बताना है। तो उत्तरी भारतीय नदियां और दक्षिण भारतीय नदियों में ये आपको अंतर दिया हुआ, तो इसे तैयार कर लेना है, जिसमें आपको ये पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? आपके भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी और प्रचलित वायु, ये हैं आपके पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार करना है, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार के क्या महत्व? जैसे उपजाऊ लावा मिट्टी, प्रचुर खनिज भंडार, प्राकृतिक वनस्पति, इन पॉइंटों के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार के महत्व बताए जा रहे हैं, तो इन्हें आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका नेक्स्ट तैयार करना है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताएं दी है, क्रम से आपकी दी हुई है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, हिमालय के महत्व को लिखिए, क्योंकि भारत में जो हिमालय हमारा पर्वत है, इससे क्या क्या महत्व है। तो हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के बहुत बड़े भाग को वर्षा प्रदान करता है। हिमालयों से सदा बहानी नदियां निकलती हैं, जो सिंचाई, जल, विद्युत, परिवहन के लिए उपयोगी है। यह उत्तरी भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, समझाइए, तो ये आपको तय करना है। उत्तर भारत के निर्माण के बारे में आपका दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको तय करना है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की बात करनी है, या वेगनर से महाद्वीपीय सिद्धांत, अगर ये आप तैयार कर लेते तो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत संबंधित क्वेश्चन आता है आपका, तो कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, तो ये आपको लिखना है। ओके, तो देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको 4 पॉइंट के अंदर तो बात को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उद्भव एवं विकास के क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम के बारे में दिया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसकी पृथ्वी किस प्रकार से पर विकसित हुई, वो पूरा दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति बताई जा रही है, पृथ्वी का पूरा विकास क्रम दिया हुआ है। ये हो जाता कंप्लीट। नेक्स्ट ये करना है, भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृतियों को लिखिए। तो भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृतियां लैपीज है, घोलरंध्र है, विलयरंध्र, डोलाइन, ये सब है आपके भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृतियां। तो क्रम से इन्हें आपको तैयार कर लेना है, लैपीज, घोलरंध्र, विलयरंध्र और डोलाइन। आगे देख लेते हैं। अब जैसे बी वाला क्वेश्चन है, तो अभी आपका जो आपदा वाला अध्याय आना नहीं है, इसलिए भूकंप से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके स्किप करते जा रहा हूँ। इसका नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बार देख कर रखना है, ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप। आगे नेक्स्ट रहने वाला है, हिमोड़, जिसे मोरन कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो हिमोड़ किसे कहते हैं और इसके प्रकार आपको बताना, तो ये हिमोड़ के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्रीवियस में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। हिमोड़ के दोस्तों आपको प्रकार बताने हैं, तो हिमोड़ के ये आपके प्रकार दिए हुए हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत वर्णन कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत थी, इसलिए आपका महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत आए, ओके, लेकिन जो बिग बैंग ने सिद्धांत दिया वो ज्यादा सबसे ज्यादा मान्य माना गया, इसलिए आपको तैयार कर रखना है। जिस प्रकार से एग्जाम में लिखना चाहिए तरीके से, उसी हिसाब से आपका दिया हुआ सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब जो हर साल ही क्वेश्चन, हर ही साल आता है लॉन्ग में, ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, 4 नंबर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब
रटा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सोते सोते आप बता दो, ऐसा मतलब इसके आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ओके, ये क्रम से 3 परतों में आपकी पहले भूपर्पट्टी है, उसके बारे में दिया हुआ है, फिर उसके आगे ये आपका दिया हुआ है भूपर्पट्टी के बारे में पूरा बताया जा रहा है। ये आपको पूरा डायग्राम रहने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो ये आपको तैयार करना है। फिर दूसरी सीमा होती है मेंटल जिसे सीमा बोलते हैं। फिर रहता है आपका क्रोड जिसे नेफे बोलते हैं, तो इनके बारे में भी दिया हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे अंदर आपका कोड है, फिर मेंटल और फिर भूपर्पट्टी पाया जाता है, और तीनों के बारे में क्या है 2-2 3-3 लाइन में यहाँ उसके बारे में समझाया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? भूसेल, फिर उच्चावच, समय और जलवायु, ये रहने वाले हैं आपके मृदा निर्माण के कारक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार इंपॉर्टेंट रहने वाला है पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। पवन अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृति होती है? तो ये अर्धांग बनता है, ओके, वो समझाया जा रहा है डायग्राम के साथ, यहाँ आपको भी बनाना पड़ेगा, ओके। फिर भूस्तंभ, एग्जाम में अगर बना रहा है तो आपको हर चीज का डायग्राम बनाना जैसे दिया, मतलब एग्जाम में जैसे आपको लिखना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ओके। फिर आपको बनाना चाहिए छत्रक। फिर नेक्स्ट है आपका पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति छत्रक, जिसे गारा बोलते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। और फिर नेक्स्ट रहता है आपका ये दिया हुआ गारा का चित्र, फिर वार्ताग्र, तो ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट पवन से निर्मित वाली स्थलाकृतियां। फिर आगे नेक्स्ट आपको देखना है प्लेट संचरण से फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। कम इंपॉर्टेंट है, पढ़कर आपको रखना है। फिर नेक्स्ट रहने वाला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्ती का सिद्धांत के मूलभूत अंतर लिखिए। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, एक दूसरा हमारा प्लेट विवर्ती का सिद्धांत है, दोनों में क्या अंतर है तो वो आपको पूछा जा रहा है। पहले तो आपको जब पता ही हो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है, तब उनमें आप अंतर बता पाएंगे। तो पहले तो दोनों को आप सीख के रखिएगा, ओके, तब इनमें अंतर आप स्पष्ट कर पाएंगे। ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको देखना है नदी से निक्षेप से बनने वाली स्थितियां चित्र सहित। तो नदी से निक्षेप से कौन कौन सी स्थलाकृति? पहले नदी पर सब बनता है, फिर गोखोर बनता है, फिर डेल्टा आपका तैयार होता है, सभी के बारे में दिया है और डायग्राम भी दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट लहरों के निक्षेप से बनी भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो लहरों के निक्षेप से तटीय भृंगु बनता है, समुद्री स्तंभ, समुद्री तटीय गुफाएं, मेहराब, ये सब बनते हैं। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे भी आपको देख के रखना एक बार, ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 4 अंकी वाले महातोषण भी कवर कर लिए। तो हमने 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले महातोषण देख लिए। अब दोस्तों आपके मानचित्र भी आपका 5 नंबर का एक आपका पेपर में रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके मानचित्र में संबंधित रहने वाले हैं। कौन कौन से? जैसे मुंबई से हावड़ा तक रेल मार्ग, वाइटारसी, भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर, केटू पर्वत शिखर, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, गंगा का डेल्टा, ये सब बताना है। और यहाँ सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ तो आपको तैयार भी हो जाएगा। जैसे हिमालय के शिखर का सर्वोच्च केटू शिखर यहाँ रहने वाला है, मालवा का पठार ये दिया हुआ है, ओके, छोटा नागपुर का पठार, फिर मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग बाय इटारसी दिया हुआ है। क्रम से आपको गंगा का डेल्टा ये मेंशन किया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले देखते हैं जिसमें आपको ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कावेरी नदी, ये सब नदियां मतलब पूछी जा रही हैं। तो ये आपको क्रम से दिया हुआ, देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकली गई, भारत मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, फिर ताप्ती नदी है, नीचे कावेरी नदी, ओके, महानदी, और यहाँ आपकी रहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको मुंबई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण का पठार, ज्वारीय वन और अरब सागर, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है, मुंबई, दक्षिण का पठार, अरब सागर ये रहने वाला है, ज्वारीय वन यहाँ रहने वाला है। चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई रेल मार्ग, खंबात की खाड़ी, जोजिला दर्रा, इंदिरा पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा, ये सब। तो जोजिला यहाँ है आपका, दिल्ली से चेन्नई का रेल मार्ग पूछा जा रहा है, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा यहाँ आपका रहने वाला है। कर्क रेखा, ओके, 82/2 पूर्वी देशांतर रेखा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, फिर काली मिट्टी का क्षेत्र यानी कपास उत्पादक क्षेत्र, मालाबार तट, ये सब पूछा जा रहा है। तो इनका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, विशाखापट्टनम यहाँ है, कर्क रेखा यहाँ निकाल दी गई है आपका 82/2 पूर्वी देशांतर, तो यहाँ से निकलती है आपकी काली मिट्टी का उत्पादक क्षेत्र, आपके ये सब रहने वाले हैं। इनको स्टार से बताया जा रहा है, जहाँ भारत में जहाँ भी काली मिट्टी का क्षेत्र यानी कपास उत्पादक क्षेत्र वो दिखाया जा रहा है, मालाबार तट पूछा जा रहा है, तो यहाँ रहने वाला है। इसके आगे मौसिनराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, लक्षद्वीप, कोरोमंडल तट और भोपाल, सदाबहार वन, ये सब पूछा जा रहा है। तो भोपाल तो आपको पता ही यहाँ है। मौसिनराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको यहाँ है,
सदाबहार वन यहाँ रहने वाला है। कोरोमंडल नीचे है आपका, दी लक्षद्वीप आपका ये रहने वाला है। ओके, सदाबहार वन जी आपके पूरे इतना एरिया है, ये भी एरिया भी किनारे किनारे वाला, जहाँ से ये डॉट 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 करके दिखाया जा रहा है वो आपका सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट थार का मरुस्थल क्षेत्र, फिर इंदौर भी दर्शन करना है, गंगा नदी, शिवालिंग श्रेणी और कोंकण तट, ये भी शिवालिंग श्रेणी, गंगा नदी मेंशन की है। थार मरुस्थल का क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाए, ये इंदौर हो जाता है। कोंकण तट आपका यहाँ रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको मानचित्र भी कवर करा दी है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट के 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, साथ ही आपको महत्वपूर्ण मानचित्र भी कवर करा दिए। तो सभी आपको तैयार कर लेना है। अब केवल दोस्तों आपके रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा की तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से क्लास 11 जियोग्राफी का कोर्स ले लीजिएगा। तो कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट वाले कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब आपको दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय।